नमस्कार, स्वागत है आपका। जिनके मुखिया का बड़ा नाम था, जिनकी हस्ती के आगे हर लकीर छोटी थी, जहां खड़े होते थे लाइन वहीं से शुरू होती थी। यूं तो आज भी पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में उनका डंका है, मगर कौन किस गुट में है, पब्लिक में इस बात को लेकर थोड़ी सी शंका है। मराठाओं में बेहद पॉपुलर हैं, कभी हिंदू हृदय सम्राट थे, आजकल थोड़े थोड़े सेकुलर हैं। बदले दौर में खुद को बदल लेने का गजब फन है। राजनीति में सबसे गहरा दोस्त ही इस वक्त जानी दुश्मन है। तेवर वही हैं, बस छोटा सा मलाल है। तीर कमान छिन गया, अब चुनाव चिन्ह मशाल है। विचारधारा अलग ही सही, मगर चुनाव में नए दोस्तों का साथ देना है। नाम उद्धव गुट की शिवसेना है। टीवी 9 के भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आज उन्हीं की बारी है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए शिवसेना की धाकड़ प्रवक्ता, राज्यसभा की सांसद, जिन्होंने संसद में से टेलीविजन तक बड़े बड़े विरोधियों को पटखनी दी। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ गई हैं प्रियंका चतुर्वेदी। जोरदार तालियां। नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आपका प्रियंका जी, प्लीज बैठिए। हमारे एडिटर्स यहां पर हैं और एक बार जोरदार तालियां फिर से प्रियंका जी के लिए। थैंक यू थैंक यू। प्रियंका जी, सबसे पहले कहा जाता था शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, अब यह कहा जाता है शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। थोड़ा अजीब लगता है? नहीं, अजीब नहीं है, पर यकीन है कि शिवसेना फिर से चुनाव चिन्ह हो, पार्टी का नाम हो, हमारे पास फिर से लौटेगा। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वापस लौटेगा। अब शिवसेना का जो आपका साइन है या पूरा जो है, शुरुआत में महिला आरक्षण बिल से करता हूं, थोड़ी असहमति थी, ठीक है, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। राजनीति में नया इतिहास दर्ज हो गया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी कह रही है कि फुटबॉल के मैच में गोल कोई भी करे, लेकिन श्रेय, पास कोई भी करे, लेकिन श्रेय उसको मिलता है जो गोल करता है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो सबसे पहले मैं कहूँगी, सिर्फ एक ऐतिहासिक बिल ही नहीं पास हुआ है जो कानून बना है, एक और हमने उसमें फर्स्ट ऐतिहासिक क्षण हुआ है कि एक ऐसा बिल पास हुआ है, एक ऐसा कानून पास हुआ है जो कब लागू होगा उसकी तारीख हमारे पास नहीं है। जो बिल होते हैं और एक्ट बनते हैं लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर, वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होते हैं, यानी अगले लोकसभा चुनाव में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अभी कहा जा रहा है 2029 में करेंगे, सेंसस करेंगे। 2021 में सेंसस होना था, 2023 हो गया है, उसकी बात भी नहीं हो रही है। 2026 में हम डीलिमिटेशन करेंगे। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग जानते हैं, पर डीलिमिटेशन में को लेकर बहुत विवाद ऑलरेडी सदर्न स्टेट्स में बना हुआ है। उनकी जो भागीदारी आने वाले पार्लियामेंट में होगी, क्योंकि उन्होंने अपने पॉपुलेशन पे नियंत्रण किया है, सक्सेसफुल रहे हैं, उनकी भागीदारी कम होगी। और जो राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ है, उनकी भागीदारी पार्लियामेंट में बढ़ेगी। तो ये किस तरीके का न्याय है? तो ऑलरेडी उस पर विवाद है, तो आप समझ सकते हैं। क्या आपको ये लग रहा था कि बिना डीलिमिटेशन किसको पास कर दिया जाए? बगैर, अरे 540 सीट पे क्यों नहीं हो सकता है? 2010 का बिल, मैं 2010 के बिल के बारे में आपको बताऊं। 2010 का जो बिल था, जो राज्यसभा में पास हुआ, उसमें ये था अगले लोकसभा चुनाव से ये लागू होगा। आप इसको डीलिमिटेशन से नहीं जोड़ सकते हैं, आप इसको सेंसस से नहीं जोड़ सकते हैं, बहुत क्लियर है। आप 2011 के सेंसस के अनुसार कर देते नहीं, लेकिन अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता फिर? अभी रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है? वैसे ही कोई संवाद नहीं हो रहा है। पर 543 MPs जो जा रहे हैं, क्या वो कम है किसी तरीके से? आप उसमें 33% लगा देते, 2024 में और महिलाएं खड़ी होती, और रंग बिरंगी साड़ियाँ दिखती, और महिलाओं की आवाज़ सुनाई देती। अब आपने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। बिल्कुल दरवाज़ा खोला है, मैंने उसमें भागीदारी ली है, ऐतिहासिक बिल में मैंने पार्टिसिपेट किया है, मेरी पार्टी ने उसको पूरा समर्थन दिया है। राज्यसभा में जब ये पास हो रहा था, एक सिंगल नो नहीं था उसमें, एक सिंगल लाल बत्ती नहीं थी, खुशी का माहौल था, एक सिंगल एब्स्टेन नहीं हुआ है MP। पर मैं कह रही हूँ, आपने दरवाजे तो हम सब ने खोल दिए मिलकर, पर उस दरवाजे में अभी भी आपसे कह दिया है महिलाओं को कि अब आप क्यू में लग जाओ, क्यू में अपनी मंशा दिखा दो, फिर जब हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तब आप एंट्री करना। खुद लॉ मिनिस्टर ने कहा है 2029 में भी शायद लागू ना हो।
तो आपने चुनावी झुंझुना हमें दिखा दिया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। क्या शिवसेना मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है इसमें? मैंने तो कहीं नहीं सुना मुसलमानों को दे दिया जाए। आपने सुना है? ओवैसी जी ने बोला। ओबीसी की बात हुई है। ओवैसी जी ने नहीं, बोला। मैंने ये ओवैसी जी इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सिक्के के पहलू हैं और ये मैं स्पष्ट तरीके से कहती हूँ। हमारे गठबंधन ने यही कहा था जब आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सारे राजनीतिक। शिवसेना का स्टैंड क्या है ओबीसी और मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर? नहीं, आप बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ। इंडिया गठबंधन का ये है कि रिजर्वेशन में समानता होनी चाहिए। आप रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेट कर दीजिए कि चलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, SC ST के रिजर्वेशंस होते हैं, OBC के नहीं होते हैं। पर आप पॉलिटिकल पार्टीज को बाकायदा कह सकते थे कि आप जब टिकट देंगे महिलाओं को तो आप उसमें से ध्यान रखिएगा OBC का हो या नहीं हो। पर मैं मानती हूँ कि पहले तो दरवाज़ा खोलना ज़रूरी था और इमीडिएटली शुरुआत होनी चाहिए थी। उसमें शुभारंभ में देरी क्यों? नहीं, लेकिन शुभ मुहूर्त में देरी क्यों? प्रियंका जी, एक चीज है, जब यूपीए ये बिल लेकर आई थी तब उसमें भी तो ओबीसी का उन्होंने नहीं रखा था। मैं फिर से आपको दोहराऊंगी, यूपीए जो बिल लाई थी वो 2010 में जो लाई थी वो इमीडिएट लोकसभा इलेक्शंस में लागू होना था, अगले लोकसभा चुनाव में। सबसे पहली बात तो ये, हम बात उस मुद्दे पे करें कि इसमें क्या दिक्कत थी कि आप इन सीट पे आप रिजर्वेशन करें। दूसरी, एक मिनट, मेरा सवाल ओबीसी कोटे का था। शो प्लीज गो अहेड। अलाउ मी टू प्लीज। दूसरा ओबीसी का कोटा, खुद राहुल गांधी जी ने कहा हाँ ये गलती हुई है। तो जो गलती 13 साल पहले हुई, आपको तो देश की जनता ने, आप सब ने वोट इसलिए दिया कि गलतियां हुई पिछली सरकारों से, आप तो उसको करेक्ट करने आए हैं ना। वादा आप लोगों से क्या कहा था? महिलाओं से कहा था, मुझे याद है, बहुत हुआ नारी पर वार। जब हमारी महिला पहलवान वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करती हैं, जिस तरीके से उनको खदेड़ कर निकाला गया, क्या ये महिला का सम्मान था? क्या महिलाओं को अभी भी न्याय मिला है? उन पहलवानों को अभी भी न्याय मिला है? आप अभी भी उन MP का बचाव कर रहे हैं जिन पे चार्जशीट लगी है। बार बार सवाल उठाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा, आप लोग जब सरकार में थे आपने क्यों नहीं किया? और मैं उसका जवाब बहुत सिंपल हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं मुद्दे से जो मुद्दे की बात है उस पर आऊँगी। बहुत क्लियरली राजीव गांधी जी के समय के बाद अगर एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आई है वो नरेंद्र मोदी जी की आई है 2014 में। देश ने उस ऐतिहासिक क्षण को सहराया है और उम्मीद की थी कि बहुत सारे बदलाव आएंगे। राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में 73rd और 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जहां महिलाओं की 33% भागीदारी लोकल गवर्नमेंट्स में और पंचायत में होंगे। कभी उन्होंने ये कहा कि हाँ हम ये पास तो कर रहे हैं, वो 9 साल आगे कानून शुरुआत होगी। इमीडिएटली हुआ था, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। प्रियंका जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो शिवसेना 2014 से लेकर 19 तक सरकार का हिस्सा थी, मोदी जी का पार्टनर थी। तब शिवसेना ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि महिला रिजर्वेशन बिल हम तुरंत लाए? तब शिवसेना की तरफ से कोई ऐसा प्रयास हुआ था महिला रिजर्वेशन बिल का? या अब महिला रिजर्वेशन बिल आया है और सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है, आधा मतदाता महिलाओं से भरा हुआ है, तो आप कोई उसको अपोज नहीं कर रहा है। लोकसभा में सिर्फ 2 मत खिलाफ पड़े, राज्यसभा में क्लियर कट हो गया। पिछली बार जो अपोजिशन हुआ था वो रिजर्वेशन को लेकर नहीं था, ओबीसी को भी रिजर्वेशन चाहिए। इसी चक्कर में समाजवादी और आरजेडी उसके खिलाफ थे और सरकार बिल नहीं पास कर। आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये सरकार जब पूर्ण बहुमत से आई तो ये बहुत कुछ कर सकती थी, जैसा राजीव गांधी ने किया। तो जब आपकी पार्टी 2014 से 19 तक इस सत्ता में थी, तब क्या आपने इस पे बात की थी? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, 2010 का जो बिल पास हुआ था राज्यसभा में, उसमें भी शिवसेना ने सहमति दी थी। बाला साहेब ठाकरे जी का एक मानना था कि जो पार्टीज रजिस्टर होती हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये 33% रिजर्वेशन उन पार्टीज पे लागू होना चाहिए, वरना उनका रजिस्ट्रेशन डी रजिस्टर कर दीजिए आप। 33% आरक्षण महिलाओं, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ये छूट दे दीजिए कि आप जो टिकट देंगे वो 33% देंगे। एक सेकंड में कहा था, ये उनका मानना था। मैं मानती हूँ को महिलाओं को अब सिर्फ महिलाओं की सीट से लड़ाएंगे, उनकी जो ओपोनेंट्स भी होंगी वो महिलाएं होंगी। तो दूसरी बात आपने कहा 2014 में आपने कहा या नहीं कहा, आपने मुद्दा उठाया या नहीं उठाया। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने आपने बल्कि मैनिफेस्टो में लिखा था, ज़्यादा कमिटमेंट किसका बनता है?
उनका तो बनता ही है, बिल्कुल अधिकार है। ये तो व्हाट अबाउट यू, आरोप लगाने का आई एम अधिकार सॉरी, है। आपने दो, लेकिन आप पार्टनर है, आपने भले ही मैनिफेस्टो में नहीं कहा। मैं कंप्लीट कर लूं। जो मैनिफेस्टो में कहा हमने पार्टी के अलायंस में, और सिर्फ 2014 में ही नहीं थे, वाजपेयी जी के समय पे भी उनके साथ थे, बिल्कुल हमने खुद ने अपनी लोकल बॉडीज में लागू किया। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन है, पर हमारी जो चुनकर आई महिलाएं हैं वो 51% से ज्यादा हैं। मैं अपनी पार्टी का एक चीज समझना चाहूंगा मैम, एक मिनट, आपने जो अभी बोला उसका कंटिन्यूटी है। क्या आप इस चीज के पक्ष में हैं कि 33% या 30% जो भी परसेंटेज है वो टिकट देना चाहिए पार्टियों को अपने कैंडिडेट्स में महिलाओं को? बिल्कुल होना चाहिए ये कि पॉलिटिकल पार्टीज की ये शुरुआत करते हैं, उनको मैंडेट करते हैं। उसमें कानून में जो एक लूप होल है, अगर सपोज करिए शिवसेना ने महिला को टिकट दिया, बीजेपी ने पुरुष को दे दिया, अगर पुरुष जीत गया तो, अगर टिकट वाली बात है, कानून के लिहाज से बात की जाए तो दोनों को टिकट देना पड़ेगा। सबसे पहले दो चीज कहूं, आपने कहा आप लोगों की मजबूरी थी इसलिए आप लोगों ने समर्थन दिया। जी नहीं, महिलाओं को मजबूत करना ये सारे राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं है। और जो चीज़ हम बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, मैं आपको एक और इतिहास का पहलू बताती हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी चर्चा हो रही थी, उसमें 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं से जब आरक्षण की बात आई कि आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए, तो जवाब ये आया था जब महिलाओं को पूरा अधिकार मिल रहा है तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। इस उम्मीद में इतनी विजनरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था कि हमें कभी आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से यूरोप की महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, अमेरिका की महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वो हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही, हम ये लड़ेंगे। पर आज मजबूरी हमारे पूरे देश की ये हुई कि महिलाओं को इतनी जगह नहीं मिली है, इसलिए ये आरक्षण लाना पड़ रहा है। रही बात, हाँ, महिला अगर पुरुष के साथ खड़ी होगी, क्यों हारेगी भाई साहब? नहीं, मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। एक सेकंड, नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटी में पढ़ना ही नहीं है। एक महिला उतनी ही सक्षम है जितना एक पुरुष सक्षम है, महिला क्यों हारेगी? देखिए, आप जो बात कर रही हैं ये आप बहुत अच्छी इमोशन रिटोरिक्स अच्छी बात है, लेकिन मैं सीधे सीधे एक फैक्ट बोलता हूं कि अगर वो सीट रिजर्व्ड है तो फिर दोनों को महिलाओं को खड़ा करना पड़ेगा। तो वही महिलाओं को सिर्फ महिलाओं से लड़ाई लड़वाओगे? महिला इतनी सक्षम है। मुझे एक बात बताइए, शिवसेना ने पिछली बार कितने परसेंट महिलाओं को टिकट दिया था? मैंने अभी आपको, मैं आपसे आप ही की पार्टी का पूछ रहा हूं। लोकल बॉडीज का आपको बता दिया है, और हमारी पार्टी में पूरा एक प्रक्रिया शुरू हुई है जहां एक प्रथम टी करके एक इनिशिएटिव है कि हम पहले महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी में बढ़ाएंगे। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो लोकल बॉडीज में चुनाव जीतकर वो एमएलए या एमपी का एस्पिरेशन नहीं है क्योंकि रीजनल पार्टी है। एक मिनट, मैं आपने सवाल पूछा है, अलाउ मी टू कंप्लीट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्टीज। कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टीज हैं, वो अपने लोकसभा में महिलाओं को भागीदारी बढ़ा सकती हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती थी। पर यहाँ पर हम पहले ये एस्पिरेशन लेवल उनका बढ़ाएं कि आप सिर्फ लोकल बॉडीज की ही नहीं सोचिए, आप एमएलए की सोचिए, असेंबली में कंट्रीब्यूट करिए, आप राज्यसभा की सोचिए, आप लोकसभा की सोचिए। तो वो हमारी प्रक्रिया जारी है। अगर आप कहें हम अभी भी इस 2024 के चुनाव में 33% महिलाओं को दे देंगे, पर आपने लागू क्यों नहीं किया? दिक्कत ये है। आप गृह मंत्री अमित शाह का यह तर्क है कि अगर डीलिमिटेशन से पहले हमने किया होता तो हो सकता था कि वायनाड की सीट ही रिजर्व हो जाती। आपको लगता है या किसी का, अगर अमित शाह जी के मन में ये सवाल है तो मैं अमित शाह की सीट हो जाए महिला की, हो सकता है बनारस की सीट हो जाए महिला की। ठीक, ओके, सिंपल। नहीं, मुझे लगता है प्रियंका जी आपने बड़ी अच्छी दो बातें कही। पहली बात तो ये कि जो संविधान सभा में महिलाएं थी उन्होंने कहा कि आरक्षण की जरूरत नहीं, तो हमें मानना चाहिए कि इस देश के पुरुषों ने महिलाओं के साथ अन्याय किया, बिल्कुल, और लंबे समय तक उनको उनका अधिकार नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कई बार सदन में आया, नहीं पारित होने दिया गया। अब किसकी गलती थी उसे छोड़ दें। आप 2010 में कह रही हैं कि वो लागू होता तो 2014 में जाता। 2010 और 14 के बीच में 4 वर्ष का समय था, लेकिन नहीं हो पाया। आज जब ये लागू हो रहा है तो चुनाव तो 6 महीने बाद है, और अगर अभी तुरंत लागू किया जाता तो जो आरोप आप लोग बार बार लगाते हैं कि मोदी सरकार तो सब कुछ तानाशाही तरीके से कर देती है, तो क्या आप फिर से वही आरोप नहीं लगाते कि इनका कुछ एजेंडा होगा इसलिए तुरंत लागू कर दिया? प्रोसेस उसका होगा ना। नहीं, प्रोसेस क्या है मैं आपसे समझना चाहती हूँ। अगर आपको लागू मंशा होती लागू करने की, ये तो आपके पास पूर्ण बहुमत है, 303 सीट लाए हैं। अब आप 2019 में पहला वादा देश की महिलाओं को कर देते कि देखिए मैंने 2014 में नहीं कर पाया हूँ, मैं इतने भारी बहुमत से फिर से लौटा हूं जिसमें महिलाओं की भागीदारी है।
तो कर देते 2019 नहीं, में। मैं वही तो कह रहा हूँ, पूर्ण बहुमत से उन्होंने पारित कर दिया, कोई सरकार नहीं कर पाई बस ना। मैं वही सिंपल और अगर प्रोसेस उसका होगा, आप तो चूंकि पार्लियामेंटेरियन है, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आरक्षण आ जाए या किसी को कुछ देना है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। क्या उस प्रक्रिया को वॉलेट कर दिया नहीं, जाता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैंने आपको प्रक्रिया बताया, इतना समय क्यों लगा? अगर आपकी मंशा होती कि इमीडिएट नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनकी भागीदारी करनी है, आप 2019 में कर देते, आपके पास 4 साल होते। तभी मंशा पे सवाल है कि आप 6 महीने पहले क्यों लाए हैं। और अगर दूसरा, मैं अब प्रक्रिया पे आती हूँ। मैंने आपको कहा 2 पहलू हैं। दूसरा, आपने प्रक्रिया का कहा। आप मुझे कह रहे हैं कि प्रक्रिया इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। आई एम पॉसिबल। नहीं, क्या बिल्कुल पॉसिबल है। सर्वसहमति से पारित हुआ। सर्वसहमति से और पारित। आज आप भले ही ये कहें, राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अफसोस है हम रोक देते, वो कह रहे हैं ना कि अफसोस है हम नहीं कर पाए। नहीं, आप शब्दों का एक मिनट। अगर वो ये कह रहे हैं, अगर ओबीसी का अड़ंगा लगाते तो वो रुकता ना। और ओबीसी पुरुषों को तो पार्टियां टिकट दे देती, महिलाओं के बारे में क्यों पार्टियां पीछे हट जाती? फिर से रिपीट करूं, 2019 में, 2018 में, 2017 में राहुल गांधी जी ने बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को ये बात याद दिलाई थी कि ये वादा है देश की महिलाओं के साथ, इसको पूर्ण होना चाहिए। आप कह रहे, आप ये अजम्पशन करें कि ओ आप लोग अटका देते। क्यों अटकाएंगे? नहीं, आप मुझे बताएं क्यों अटकाएंगे? जो सब राहुल जी का स्टेटमेंट है कि नहीं, उनका स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट करूंगी। उनका स्टेटमेंट, एक सेकेंड, मैं बोलने दीजिए। उनका स्टेटमेंट, ये आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, आपने शायद पूरा नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा अफसोस इस बात का है, 100% अफसोस है कि 2010 में जब ये बिल पास हुआ था उसमें ओबीसी का नहीं था। ये कहा है उन्होंने। लेकिन अगर स्पेशल सेशन में ये एक ऐसा कानून जिसपे 75 वर्ष में हमारे देश के राजनेता नहीं दे पाए वो अधिकार, अगर उसके लिए बुलाया गया तो इसमें बुराई क्या? ये तो अच्छी बात है। और मैं कई आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या शिवसेना जिस गठबंधन में है वो तय करेंगे कि 33% महिलाओं को आप टिकट देंगे? छोड़िए, चलिए, नरेंद्र मोदी ने लागू नहीं किया, आप बार बार कह रही करना चाहिए। आप ये तय करेंगे? आप ये शो में कह के जा रहे हैं 3300 में 33 महिलाओं को टिकट? पहले आप मुझसे सवाल करने से पहले आप मोदी जी से पूछ लीजिए। नहीं, अगर उनसे अवसर मिलेगा तो उनसे भी आप करिएगा जरूर, क्योंकि मोदी जी से ऑप्शन ही नहीं मिला ना 9.5 साल। नहीं मिलेगा तो जरूर। मैं बस एक चीज रिपीट करूंगी। थैंक यू। मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगी। पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़े। मैं आपको टीएमसी की याद दिला दूं, मैं आपको बीजेडी की याद दिला दूं। उन्होंने लागू किया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी लागू किया, तो हो सकता है ये सहमति बने अलायंस में। नहीं प्रियंका जी, एक सवाल ये बनता है, आपने बहुत सारी बातें सही कही, उसमें कहीं दो राय नहीं है। राजनीतिक दलों को किसने अभी तक रोक रखा था कि अपनी पार्टी के अंदर, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, अपने संसदीय बोर्ड में जो नीति निर्धारक संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए? हमने एक सवाल यही किया था। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में सिर्फ एक महिला है, 11 सदस्यों के संसदीय बोर्ड में सिर्फ एक महिला है। शिवसेना के बारे में आप बताएंगे कि जो नीति निर्धारक संस्था आपकी है उसमें कितनी महिलाएं हैं? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आज तक कभी 33% नहीं हुआ। बार बार वो कहते रहे कि हम देंगे महिलाओं को सम्मान देंगे, नारी सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन कभी हुआ नहीं। तो ये काम जब चुनाव होगा तो उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आपने तो डेवलप ही नहीं किया, विकसित ही नहीं किया। दूसरी बात ये है, अगर राजनीतिक दलों में ईमानदारी है तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाला है। तो इन सारे दलों को जो चुनावी राजनीति में है वहाँ पे अपने उम्मीदवारों की संख्या 33% करके दिखाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? हर राजनीतिक पक्ष में कहूँगी पुरुषों की गलती नहीं है, राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये 33% लागू करें। आज महिलाओं का होते होते डिसइंटरेस्ट राजनीति से कि वो वोट करने आ रही है, यानी इंटरेस्ट है, इतनी भारी संख्या में वोट करने आ रही है क्योंकि वो जानती है उनकी जिम्मेदारी क्या है, पर उनको उससे वंचित किया गया। बिल्कुल सही सवाल है कि इनके जो मेजर नेशनल पार्टीज हैं उसमें क्यों नहीं है, और मैं आपसे पूर्ण सहमत हूँ इसमें। प्रियंका जी, आपकी पार्टी अब एक बहुत बड़े अलायंस का हिस्सा है, उसकी लीडिंग पार्टी कांग्रेस है, और आपकी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी का जो गठबंधन है वो सब लोग देख रहे हैं कितना क्लोजली निट अलायंस बन रही है। महिला आरक्षण पर आप लोग कांग्रेस के एजेंडे के साथ हैं। आपको यकीन है कांग्रेस महिला सशक्तिकरण अगुवाई करने वाली पार्टी है?
सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पे टिप्पणी क्यों करूं, मैं अपनी पार्टी पे टिप्पणी करूंगी। और हर पार्टी, डेमोक्रेसी क्या कहती है, क्या सारी पार्टी जो अलायंस में आती है सब हाँ में हाँ करें? क्या आप चाहेंगे कि अगर आज कांग्रेस के साथ बाकी पार्टीज हैं वो सिर्फ कांग्रेस के साथ जी हजूर करें? ये भारतीय जनता पार्टी में लागू होता है। 38 पार्टियां, उसमें से एक पार्टी आप बता दीजिए जो कह दे नरेंद्र मोदी जी आपने ये लागू क्यों नहीं किया इमीडिएटली, वो हमारी पार्टी नहीं होगी। हम लोग एक कॉमन मिनिमम अलायंस पे आएंगे, जो कॉमन प्रोग्राम्स होंगे जो देश हित में होंगे। हम महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करेंगे, महिला के सशक्तिकरण की बात करेंगे। हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम बात करेंगे किस तरीके से जो किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, हम हमारे कॉमन मिनिमम पॉइंट्स होंगे। हम ये आप हूबहू लोगों कोई नहीं हो ने सकता। कई सारे पर्सपेक्टिव्स रखे, लेकिन हूबहू कोई नहीं हो सकता। महिला आरक्षण पर क्या आप लोग कांग्रेस का जो स्टैंड है उसके साथ है? क्यों नहीं हो? क्या कोई गलत मांग कर रहे हैं? मुझे आप बताइए कि आज अगर ओबीसी आरक्षण होता है कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों उसमें आप इतना हम लोग झिझक रहे हैं? और अगर कास्ट सेंसस की भी हम बात करें तो जो सही सेंसस होता है, किसके घरों में कितना आता है, किसको वेलफेयर मेजर्स मिल रहे हैं, किसको सही मायने में मिलने चाहिए, अगर ये हो जाता है क्या आपको दिक्कत होगी? ये सवाल पूछने का पर्पस ये है प्रियंका जी कि आप लोग कांग्रेस के स्टैंड के साथ हैं महिला आरक्षण पर, ठीक है, लेकिन जब आपने पार्टी छोड़ी तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगाए गए थे आपकी तरफ से। मैंने आरोप नहीं लगाया था, हकीकत है वो। अब बोलिए आप। अब इन दोनों चीजों आप आरोप मत कहिएगा। ठीक है, ओके। ये हकीकत हुआ है, मेरे साथ हुआ है, तो इसको ये कह दीजिए कि पार्टी छोड़ने के लिए आपने आरोप लगाए थे, प्लीज। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। आपने कहा हकीकत है, लेकिन एक तरफ आप बोल रहे हैं कि वो पार्टी का जो स्टैंड है महिला आरक्षण को लेकर वो ठीक है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि बदसलूकी की गई। ये दोनों क्या आपको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है एक चीज? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जॉइंट सेशन में कहा था लार्जर कैनवस। लार्जर कैनवस का एक तिनका हूं मैं। लार्जर कैनवस क्या होना चाहिए? सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ नहीं बैठे, आप भी ये सपना देखें यहाँ पे बैठने का, और आप में इतनी काबिलियत हो कि अगर आपके साथ कुछ काम हुआ है तो आप उनको आईना दिखाने का काम करें। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है एक राजनेता होने के नाते। और अगर उनसे गलती हुई है, उन्होंने हो सकता है अपनी भूल सुधारी हो, ओके, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। ये राजनीति सिर्फ मेरी नहीं है। तो आप एक बड़ा कैनवस देख रही हैं और उस कैनवस में एक कंप्लीट कर दूं प्लीज, एक कंप्लीट कर दूं। मैं किन कारणवश मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी थी और मैंने क्या उनके को आईना दिखाया था, वो मैंने दिखाया। उसका मतलब ये नहीं हुआ मैं लार्जर कैनवस छोड़ दूं कि ये महिलाओं के अधिकारों का हनन हो क्योंकि प्रियंका के साथ कुछ हुआ था। प्रियंका ने हुआ, प्रियंका ने हकीकत दिखाई, बताया कि, और हर राजनीतिक पक्ष, आप मुझे बताइए, हर राजनीतिक पक्ष की आप सच्चाई बताइए, फिर हम बात करेंगे। अभी देखिए, चूंकि 3 दिन हुआ है, इसलिए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि निराशा आप लोगों की तरफ से एक शुरुआत हो कि बीजेपी से बाकायदा बातचीत करो कि भाई ऐसा चीज़ हुई है, अभी विंटर सेशन है, आप लोग जो इतनी बड़ी चीज़ निर्णय हो सकता है, मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा। परस्पर जो आपस में अविश्वास है या उसको खत्म करके इस पे करें। हाँ, ओके, प्रियंका। सबसे पहले मैं कहूँ 18 सितंबर से पहले भी इसकी चर्चा हो रही थी। ये 2014 से भी नहीं, ये जब से 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ है तब से इसकी चर्चा हो रही है। अब बिल्कुल आपने कहा कि आप लोग एक कंसेंसस बनाइए। कंसेंसस शुरुआत कौन करेगा बनाने की? जैसे ही हम कहते हैं हमारा मुद्दा उठा लीजिए, वैसे ही हमें सस्पेंड कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है विदाउट मिनिमम डिसाइडेड टाइम। अब तक संजय सिंह जी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पूछ लिया मणिपुर की महिलाओं को न्याय कब, इसलिए बैठ गए बाहर, सस्पेंड कर दिया गया। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? आपने कहा विंटर सेशन पे चर्चा हो, बिल्कुल हो, मैं उम्मीद करती हूँ चर्चा हो कि कैसे हम एक कंसेंसस बिल्डिंग करें। नई पार्लियामेंट है, नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि जो भी पुरानी बातें हैं उसको भूल जाइए, एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो वही स्पिरिट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तय करें और वो उस पर चर्चा कर लें। लेकिन शिवसेना में ये महिला वुमेन एम्पावरमेंट का कोई इतिहास है ही नहीं। अब ये अचानक 2023 में आप कैसे इसको बदल देंगे? मैं थोड़ा आपका फैक्ट चेक कर दूं। सबसे पहले लोकल बॉडीज में मैंने आपको बताया एक मैंडेट है 50%,
मैं आपको बोल रही हूँ लोकल बॉडीज में 51% से ज़्यादा अगर महिलाएं हैं तो शिवसेना में हैं, पहली बात। दूसरी बात आपकी फैक्ट चेक, अलाउ मी टू, कैबिनेट सर, कैबिनेट हमें रैंक ही कब देते थे? कैबिनेट रैंक हमें कब? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, एक कैबिनेट। उद्धव जी के जो कैबिनेट बने थे, आप थे ना उसमें सरकार में? महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उसमें बिल्कुल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था। यशोमती ठाकुर जी एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो में थी। माविम जो महिला आर्थिक विकास में है वो शिवसेना की महिला थी। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट चेक करूं, डिप्टी स्पीकर प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि हो सकता है लोगों के मन में ऐसा फीलिंग हो कि मेल डोमिनेटेड पार्टी है। दूसरी बात आपको फैक्ट चेक कर दूं, जो मेयर्स जैसी पोजीशन होती हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, मुंबई की मेयर हमारी महिला थी। अब मैं आपको दूसरा आपका फैक्ट चेक कर दूं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उपसभापति थी वो महिला थी, शिवसेना की महिला थी। और चौथी चीज़ फैक्ट चेक कर दूं, क्योंकि यहाँ पे यंग गर्ल्स हैं, एक किताब है जिसने बाकायदा रिसर्च बेस्ड किताब है, वो उन्होंने किताब लिखी है द डैशिंग विमेन ऑफ शिवसेना। आप उस किताब को पढ़िए, आप देखिए कि महिलाओं ने कितनी बड़ी भागीदारी ली है शिवसेना को आगे बढ़ाने की। घर घर में शिवसेना को पहुंचाने का अगर काम किया होगा, आपको बताऊं, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं होगा, उस कल्चर समझना ज़रूरी है शिवसेना का। कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है जो मैरिटल काउंसलिंग भी कर दे, हम वो करते हैं। अगर कोई शराब पीने की आदत है कि आदमी की और हस्बैंड आकर उसको महिला के साथ वायलेंट होता है, तो हमारी शिवसेना की महिलाएं हैं जो जाकर उसको लाइन दिखाती हैं। जब जिस घर में महिला के साथ अन्याय होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, शिवसेना की महिलाएं जो उनको पुलिस स्टेशन लेकर जाती हैं। तो ये महाराष्ट्र का कल्चर आपको समझना पड़ेगा और शिवसेना का फाउंडेशन समझना पड़ेगा। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आपकी पूरी पार्टी उसका हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि ये विचारधारा का गठबंधन है? इंडिया आगे बढ़े ये विचार है या नहीं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसानों को सम्मान मिले ये विचार है या विचार विपरीत है? हिंदू धर्म हमें क्या कहता है? वासुदेव कुटुंबकम। अगर हम कहें मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि हम सब एक हैं और ये मेरा पूरा परिवार है, वो विचारधारा को मैं इंक्लूसिव कहूँ, मैं सेक्युलर कहूँ, मैं आपको भी उसको आपत्तिजनक आप लोगों को लगने लगा, आजकल वर्ड सेक्युलर ही आपत्तिजनक लगने लगा है, पर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, हिंदू धर्म का पालन कर रही हूँ, वासुदेव कुटुंबकम, मेरी धरती पे, मेरे देश की धरती पे जो इंसान हैं, वो मेरा संविधान कहता है, मेरा धर्म कहता है कि सबको समानता मिलनी चाहिए। क्या वो विचार विपरीत है? अगर मैं कहूँ महिलाओं को, कल बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, राम के से पहले सीता है, कृष्ण से पहले राधा है, ये वो सम्मान कहाँ गया था? अगर मैं वो सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ महिलाओं के लिए, क्या मैं विचार विपरीत काम कर रही हूँ? अगर हमारे युवाओं के बीच में बेरोजगारी है और इतनी भारी संख्या में ये लोग विदेश जा रहे हैं, तो ये मेरे विचारों की विभिन्नता है या विचारों के विपरीत होना चाहिए? तो हमारे विचार इसमें बिल्कुल तालमेल खा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा सवाल, दीपंकर भट्टाचार्य इंडिया में है, नक्सल है, तो नक्सलाइट को भी शिवसेना एक्सेप्ट कर लिए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जो आर्म्ड रेवोल्यूशन की बात करते हैं। पीडीपी को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करे तो वो दूध की धुली, गंगा नहा ली। हमने एक अलायंस, लार्जर अलायंस बनाया। हम तो महाराष्ट्र की पार्टी हैं, लार्जर अलायंस में, देश के अलायंस में कोई और विचार विभिन्न लोग आते हैं, तो किस तरीके से मैं विचार विपरीत हुई? मेरी पार्टी में अगर महाराष्ट्र में अगर ऐसा कोई निर्णय होगा, मैं उस पर सवाल उठाऊंगी। नहीं, लेकिन देखिए, ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आरजेडी और समाजवादी पार्टी ये MY फैक्टर पे काम करते हैं, उसके फॉर्मूले पे चलते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, लेफ्ट पार्टियां जो नास्तिक विचारधारा मानती हैं। आपका एजेंडा ही हमेशा से मराठा गौरव, हिंदुत्व रहा है। क्या ये बेमेल गठबंधन नहीं रखता? मेरा हिंदुत्व क्या ये कहता है, अपने पराये में फर्क करिए, अपने देशवासियों में फर्क करिए। आपका हिंदुत्व कहता है, आपका हिंदुत्व, अगर आप कहते हैं, आप सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आइडिया ऑफ हिंदुत्व है, जहाँ पे एक पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रमेश बिदूरी पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम सांसद को कहें और कितने आपत्ति, उग्रवादी कहें, आतंकवादी कहें, ये कहें तू मुझे बाहर मिल, तुझे सबक सिखा दूंगा, और बाकी सारे शब्दों का तो मैं नाम ही नहीं लूँगी। वो सब आपने कल देखा होगा वीडियो।
ये आपका हिंदुत्व इसकी सोच है। तो जितनी मैं निंदा आपसे- की जाए कम है। मैं सवाल जो हुआ है पूछ वो रही बहुत हूं, गलत किया है। अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, ये आपका हिंदुत्ववादी सोच है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, ब्रिजभूषण सिंह पे चार्जशीट लगी हुई है, क्या ये हिंदुत्ववादी सोच है कि हमारे हिंदुत्ववादी सोच से विभिन्न है? जब हम बात महाराष्ट्र की करेंगे तो क्या वहां पर यूपी बिहार के लोगों को वहां पर एक्सेप्ट किया मुझे जाएगा? लास्ट ये बताइए, एक मिनट लास्ट ये बताइए, बिहार मुझे भी उत्तर कंप्लीट करने प्रदेश दीजिए। नहीं, बिहार मैं आपको महाराष्ट्र, टोक नहीं रहा हूं, मुझे आप सवाल लोग कंप्लीट कितने करने लोग दीजिए। महाराष्ट्र, क्या मुसलमानों मुंबई- को आप बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार हैं? आई अगेन रिपीट टू यू, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल आपने एक बात कही है कि आप यूपी और बिहार वालों को इक्वल जगह देने को तैयार- महाराष्ट्र में महाराष्ट्र क्या में मुझे- रोजगार, इक्वल रोजगार आप लोग मिलेगा सब- उनको? आप लोग सब सीनियर एडिटर्स हैं यहाँ पे सारे वेल रेड हमारे युवा हैं। आप मुझे बताइए, पिछली बार बिहार उत्तर प्रदेश को लेकर घटना कब हुई आपको महाराष्ट्र से सुनाई दी? आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये पुराना स्टैंड रहा था नहीं, पार्टी मुझे का। 30 साल पहले का स्टैंड आप मत बताइए। 30 साल पुराने अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड ये है जो आज देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। 30 साल पहले क्या हुआ, तो नया स्टैंड उसकी क्या है? अकाउंटेबिलिटी में मैं आपको नया स्टैंड बताती हूँ। चलिए, अच्छा आपने पूछा। नहीं, एक सर, एक सेकंड मिनट। सर, एक वो सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। कोविड के समय पर श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। जब ट्रेन रातों रात बंद हो गई थी, जो वहाँ से लेबर फोर्स आता है, हमने ये रिक्वेस्ट की थी, वो लोग सब किराए के घर में रहते हैं मुंबई में, किराया कितना महंगा है कोई जानता है। हमने कहा आप 4 घंटे की रियायत मत दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं। नहीं माना गया। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया, काम करना है तो करना है, नोटबंदी हुई तो करनी है। उनको पूरा जिनको घर नहीं थे उनके पास रिलीफ कैंप्स चलाए, और जैसे ही ट्रेन की सुविधा शुरू हुई, जो केंद्र सरकार टिकट के पैसे मांग रही थी वो टिकट के पैसे भी राज्य सरकार ने दिए। तो आप मुझे ये मत बताइए कि क्या उनको समानता मिलेगी कि नहीं। अब मुसलमानों पे आते हैं, बहुत आरोप। आप सोचिए, कोविड के समय पर भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पे पूरे मूवमेंट पे बैन था, वो लोग बाहर आकर प्रोटेस्ट करते थे कि ये लोग मंदिर नहीं खोल रहे हैं। हमने मस्जिद भी नहीं खोले, हमने चर्चेस भी नहीं खोले, और हमारे मुख्यमंत्री ने ये याद दिलाया कि अभी जिम्मेदारी ये है कि इंसान की जान बचाओ, जिम्मेदारी ये नहीं है इंसान का बंटवारा करो। तो आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप महाराष्ट्र का इतिहास देख लीजिए, और महाराष्ट्र में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से काम होता है, वो देख लीजिए। राहुल गांधी एक बात बार बार कहते हैं, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। उद्धव ठाकरे को ये ठीक लगता है? महाराष्ट्र की राजनीति में ये ठीक लगता है कि सावरकर को इस तरह से एक नेता लगातार अपमानित करने की कोशिश करता है? महत्वपूर्ण सवाल है, और उसका जवाब मैं इमीडिएटली दे देती हूँ। जब हाल ही में उन्होंने किया था, आई थिंक 6-7 महीने पहले, हमने बाकायदा आपत्ति दर्ज की थी। सिर्फ हमने ही नहीं की थी, शरद पवार जी ने की थी। हमने जो मीटिंग्स हुई थी हमने उसका बहिष्कार किया था। ये बिल्कुल सहमति हो गई है। मैं पूछती हूँ, चलिए आपने बहुत तो अच्छा क्या इंडिया अलायंस में कंसेंसस हो गया है कि वो अब सावरकर के ऊपर कुछ नहीं हमारे बोलेंगे? उसमें सारा कंसेंसस ये है, और मैं फिर से रिपीट करूं कि 100 साल पुराना इतिहास में हमें पढ़ना नहीं है, हमें 100 साल आगे का इतिहास रचना है। ये कंसेंसस जरूर है। मैं थोड़ा माहौल को थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट लेके जा रहा हूं। मैं एक रैपिड फायर अरे मुझे लगा और टफर होगा। नहीं, आप यहाँ पर आपने बैठे जल्दी रहिए, मुझे छोड़ वहां पर दिया। मैं जाऊंगा और वहां पर आपके सामने एक रैपिड फायर राउंड लेके आऊंगा। जरा जोरदार तालियां हो। इसमें मैं भी होगा वहां क्या, जाऊंगी। आप यही रहिए। मुझे भी जाना है। नहीं, आप बैठिए। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप आना चाहे तो आ सकती हैं, बट आपकी चॉइस है। नहीं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, और इन 2 तस्वीरों में से आपको एक चूज करना है, और हर सवाल के पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए यहां से। मेरा पहला सवाल क्या है, प्ले करिए जरा। यहां पर लोकप्रिय नेता कौन, राहुल गांधी या आदित्य ठाकरे? एक तस्वीर। आई थिंक आदित्य ठाकरे जी ने कम उम्र में उन्होंने जो बातें रखी हैं, जो काम किया है, और एज अ मिनिस्टर हो या एज अ पार्टी लीडर हो, उन्होंने बहुत सक्षम काम किया। तो मेरे लिए तो सवाल ही नहीं है, आदित्य ठाकरे जी। ठीक है, आपने आदित्य ठाकरे चुना। ओके, नेक्स्ट सवाल दिखाइए जरा। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, हमारा नेक्स्ट सवाल जरा प्ले ऑन करिए। बेहतर प्रशासक कौन, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? अब मैं एक बात बताऊं,
इसमें दोनों ही शासक ठीक नहीं है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक इलीगैलिटी के सरदार हैं। दोनों में दोनों ही बेहतर नहीं। मुख्यमंत्री कौन है? कोई एक तो होगा, दोनों में वन आउट ऑफ द नॉट एप्लीकेबल, आई एम सॉरी, अगर ये होगा तो मेरा नोटा वोट है, नेक्स्ट नोटा। सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जरा। अब आइए जरा अगला सवाल प्लेस करिए, दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल है, भारत की आदर्श कल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र या सेकुलर राष्ट्र? मुझे हिंदू और सेक्युलर में अंतर क्या है, आप मुझे समझा दीजिए, फिर मैं वोट दे दूंगी। आप लोग कोई समझा दीजिए, हिंदू और सेक्युलर में अंतर क्या है, तो मैं एक वोट किस आधार पे करूं? कौन बताएगा मुझे? हाँ 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 हाँ, आप लाइन बताइए। देखिए, जब आप सेकुलर कहते हैं तो आपातकाल में किया गया वो संशोधन याद आ जाता है जिसमें प्रियम्बल में सेकुलर जोड़ दिया गया। बाला साहब तो कहते तो ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने आपसे स्पष्ट कहा ना कि भारत का जो संविधान आई डोंट नो, आप बाला साहेब ठाकरे जी, आप बाला क्या कह साहब रहे तो हैं? कहते थे कि सेकुलर राष्ट्र नहीं हो सकता। ठीक है हर्षवर्धन जी, रैपिड फायर को रैपिड फायर ही रखते हैं। प्लीज, एक मिनट प्रियंका जी, ठीक है बाय द वे, एज फार प्रियंका एज जी, इमरजेंसी okay. इज कंसर्न, उस समय पे इंदिरा गांधी जी उनसे मिली। प्रियंका जी, आपने एक स्टेटमेंट किया कि वो उसी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जरा जोरदार तालियां प्लीज। दूरदर्शी नेता कौन? शरद पवार या सोनिया गांधी जी? आई वुड से सोनिया जी। ओके, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। जरा अगला सवाल भी हमारा आ रहा है, प्ले करिए जरा। अगला सवाल क्या है? राजनीति में योगदान का क्रम, मैम ये क्रम है, इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। बाला साहब जी हैं, वाजपेयी जी हैं, मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। तो ये देखिए, आपने दो दौरों में किया है ये। एक है जो एक ऐसा एरा था जो बीत चुका है और एक नया एरा है। तो मैं कहूँगी बाला साहेब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी। ओके, ठीक है, सीधे आइए। अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। और अलायंस था दोनों का, बाला साहेब जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। राजनीति में जरूरी क्या है, गठबंधन या विचारधारा? मैं फिर से कहूंगी कि गठबंधन और विचारधारा में जो अंतर है, जो अंतर बनाने की कोशिश कर रही है, ये सवाल वैसा ही है हिंदू और सेक्युलर को बांटने का। तो गठबंधन जब पीडीपी और बीजेपी का बनता है तो विचारधारा का होता है, जेजेपी और बीजेपी का बनता है विचारधारा का होता है। ठीक है, तो ये भी नोटा है, सॉरी। अभी प्रियंका जी, पहले जोरदार तालियां हो, बहुत अच्छे सवालों के जवाब मिले यहाँ पर और आपने बड़ा बेबाकी से कई चीज़ों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा। प्रियंका जी, अभी आपने हमारे एक रैपिड फायर भी आंसर किया। कभी कभी ऐसा लगता है जो एक कि गठबंधन जो आपका है, इंडिया गठबंधन, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए खासतौर पर तब जब शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातें होती हैं। मैं नहीं मानती हूँ उसमें कोई विवाद है कि महाविकास अघाड़ी सरकार एक साथ है या नहीं है। अब आप देखिए, दो अंतर हैं हमारी पार्टी में जिस तरीके से हुआ और इनकी पार्टी में हुआ। यहाँ पे परिवार भी बटे हैं और वो परिवार जो एक साथ इतने सालों से, उनके ट्रस्ट्स हों, उनके बिजनेसेस हों, उनका काम करने का तौर तरीका हो, इस विचार से नहीं बना था कि शायद विभाजन हो जाए। पर यानी भारतीय जनता पार्टी ने वो भी कर दिखाया है कि सिर्फ पार्टी के बंटवारे नहीं करते हैं, दिलों के बंटवारे कर देते हैं, रिश्तों के बंटवारे कर देते हैं। और एनसीपी वो एक उसका एक अंग बना। आपने बिहार में कर दिया उनकी रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ। तो आप कितनी कौन सी हद तक गिर सकते हैं कि परिवारों में ही फूट डाल देंगे। ये शरद पवार और अजीत पवार की गुपचुप मुलाकातें हुई तो सामना में लिखा गया, डिप्टी सीएम अजीत पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे हैं। कुछ मुलाकात खुले तौर पर हुई तो कुछ गुप्त तरीके से हुई, इससे लोगों में भ्रम फैल रहा है। बिल्कुल, तो ये सवाल लाजमी है कि अगर एक मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग की क्लैरिटी अगर जनता, मैं तो कहती हूँ अब जनता ही नहीं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ये सवाल उठता होगा जिनका डायरेक्ट रोज का मिलना जुलना ना हो, तो एक फैमिली में ये पार्टी वर्कर्स में ये फीलिंग होगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहले अलग अलग हो गए, क्या उद्धव और राज अब एक साथ आ सकते हैं? कोई ऐसी संभावना बन सकती है? ऐसी कोई संभावना दिख भी नहीं रही है और शायद होगी भी नहीं। ठीक है, अशोक जी। मेरा एक सवाल है प्रियंका जी, कितना विश्वास शरद पवार पे आप लोग रखते हैं? उतना ही विश्वास रखती है जितना अलायंस में विश्वास होना चाहिए और विश्वास पूरा है।
राउत जी ने ये कहा था कि जो हमारे सिटिंग एमपीज हैं, शायद 19 या जो भी हो संख्या आपकी, कहाँ पे हमारे? हाँ हाँ, शिवसेना के, हाँ कि हम उन सीटों को छोड़ेंगे नहीं, हम उन पे लड़ेंगे। तो क्या ये स्टैंड, कोई अंडरस्टैंडिंग इस तरह बनी है कि जो भी सीटें शिवसेना की थीं जो प्रेजेंट हाउस में, आप वो हर हालत में उस पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? ये बिल्कुल खड़े करेंगे। जो विनिंग सीट्स हैं उसको क्यों छोड़ेंगे? जो आप सोचिए, और इट डजंट स्पीक वेल फॉर महाविकास अघाड़ी ऑल्सो। जो विनिंग सीट्स हैं और जो जीती हुई सीट्स हैं वो हम उस पर खड़े होंगे। प्रियंका जी, हाइपोथेटिकल सवाल है, एकनाथ शिंदे अगर वापस आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले या बंद है? बिल्कुल बंद है, और उसमें दो राय नहीं है। अजीत पवार के लिए? वो आप उनकी पार्टी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पर जहां तक आप मेरी पार्टी का गठबंधन के साथी के तौर पे मंजूर है अजीत पवार? सॉरी, गठबंधन के साथी के तौर पे? अगेन हमारा गठबंधन एनसीपी के साथ है। वो किस पार्टी में उनकी कौन सी लीडरशिप है वो तय करने का हक मुझे नहीं है। बीजेपी का हो सकता है, बीजेपी डिसाइड कर लेंगे कब रामविलास पासवान और के अगर बेटे के साथ गला मिलना है, कब उनके चाचा के साथ करना है। चाचा भतीजे में किस तरीके से विवाद कर देंगे, फिर किसके गले लगेंगे। अगर आपकी पार्टी का कोई भी सांसद या कोई भी विधायक वापस आना चाहता है तो आप वेलकम करेंगे उनको? किनके? आपकी पार्टी के? मेरे पार्टी के, फिर से मैं कहूंगी, जिन्होंने उस समय पे हमारा साथ छोड़ा जब उद्धव ठाकरे जी की तबीयत खराब थी, जब उनकी तबीयत इस तरीके से, इस कदर खराब थी कि वो लोगों से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके स्पाइनल इंजरी हुई थी। आप उनके बेटे के बारे में इतना अनाप शनाप बोलते हैं, आप वहाँ की महिलाओं के बारे में, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, आप उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप जो उद्धव साहब के साथ रही उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। और हमने ये कर कर दिखाया। हमारी पार्टी में एक ही बार फूट नहीं हुई, ये बड़ी फूट है जो देश को दिख रही है क्योंकि ये बीजेपी से नियोजित है। हमारी पार्टी में इंटरनल फूट भी हुई है, पर हम उसमें से हमेशा उभर कर निकले हैं। आज राज ठाकरे जी पे आपने सवाल उठाया, राज ठाकरे जी भी बहुत बड़े बड़े लोगों की उनसे उम्मीदें थी। जो लोगों की उम्मीदों पे कायम नहीं रहेंगे वो देश का विश्वास कभी नहीं जीत सकते हैं। राज ठाकरे अगर वापस आना चाहते हैं, राज ठाकरे और नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं, पर मैंने आई थिंक क्लियरली जवाब दे दिया, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाला साहब का ये स्टेटमेंट, कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और अब, तो ये अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस क्या बनते हैं, किस कारणवश हम अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। हम मान जाएं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी का गला घोट रही है और हमें हमारा वजूद खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर हम सारे धर्म का पालन करें, अलायंस के धर्म का, और ये अलायंस के धर्म पे पीठ में खंजर घोपें, वो हम सब सहन कर लें। तो हम यहाँ पर लेकिन आप नहीं, एक सेकेंड, मैं सोशल सर्विस, हम लोग पार्टी नहीं करने आई है, सोशल सर्विस करेंगी, पर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी के वजूद को खत्म करने का काम हो रहा है, हमारे साथ वादा खिलाफी हो रही है। अगर आज बीजेपी ने 2.5 साल की वादा किया अमित शाह जी ने और उस वादा खिलाफी की है, तो आप हाँ, आप हमें थप्पड़ मारते रहिए, लेकिन हम अपना गाल सामने करते रहेंगे। जिस कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब जी की पूरी राजनीति रही, उससे गठबंधन होगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था डॉक्टर प्रतिभा पाटिल का, तो हमने उनको समर्थन दिया, तो उसमें क्या गलत किया? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी खड़े हुए, शिवसेना ने बीजेपी अलायंस, ऐसे तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर समर्थन दिया, तो ये थोड़ी है कि बीजेपी कांग्रेस एक है। नहीं, आप मुझे ये अच्छा, तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, ये एक तरफा खेल नहीं है कि आप जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ हाथ मिलवाकर पप्पियां झप्पियां करें तो वो लाजमी है। सो लीगल, सो नाइस, सो आइडियोलॉजिकल, ओ माय गॉड, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज चाणक्य नीति, ओ माय गॉड, मॉडर्न डे चाणक्य भी दुखी होते होंगे कि इनका मेरा नाम इतना बिगाड़े जा रहे हैं एक सस्ता चाणक्य के पीछे। तो आई एम सॉरी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं, और पॉलिटिकल चॉइसेस के अनुसार हमने काम किया है। ये पहले भी हुआ है, ये बाद में भी होगा। बाला साहब का एक और स्टेटमेंट जरा प्ले ऑन करिए। आज सब प्ले करिए। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। वो कहते हैं कि मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाना। मैंने इतनी बार सुना है क्योंकि सारे ट्रोल्स इसको ट्वीट करते रहते हैं। मुझे उम्मीद थी ये आप लोग नहीं प्ले करेंगे, पर चलिए आपने प्ले किया।
मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, तो शिवसेना कांग्रेस हो गई। आप मुझसे फिर कहते हैं कांग्रेस, एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, मैं शिवसेना हूं। और शिवसेना, मैं फिर से कह रही हूं, महाविकास अघाड़ी के साथ अलायंस में देश के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद प्रोबेबली, जो अयोध्या गए। अयोध्या जाकर हमारी पार्टी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया टेम्पल बनने के लिए। अब दूसरी बात कहती हूँ, बाला साहेब ठाकरे जी का पूरा मन था कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए, संभाजी नगर हो। ये भी था कि जो नामकरण हुआ किसके साथ हुआ? महाविकास अघाड़ी के साथ हुआ। कांग्रेस को हमने शिवसेना बना दिया, शिवसेना कांग्रेस नहीं बनी, तो हमने उनकी बिल्कुल बात पे हम अडिग हैं। प्रियंका जी, एक माने कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना है और महाराष्ट्र की कांग्रेस सावरकर को भारत रत्न मांग रही है। आप ये मानिए कि कोई भी अलायंसेस जो होते हैं वो लार्जर कैनवस पे, प्रधानमंत्री जी की बात ये मुझे बड़ी पसंद आई, लार्जर कैनवस पे बनते हैं। महाराष्ट्र के हित में बना है वो अलायंस, अच्छा चला है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चली है, सनातन धर्म की प्रोधा रही है, लेकिन आप जिन पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं उनके बहुत सारे नेता सनातन धर्म को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। तो हम क्या शिवसेना की तरफ से खामोशी है इस पर? क्या खामोशी? सबसे पहले मैंने ट्वीट किया कि जो सनातन धर्म को नहीं समझ रहे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है और हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। क्या जिन नेताओं ने बयान दिए, उदयनिधि स्टालिन हो गए, ए राजा हो गए, क्या इनको माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगने से ज्यादा जो वो बात कर रहे हैं उनकी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को सुहाता होगा, वो देश की पॉलिटिक्स को नहीं सुहाता है। जो उन्हें किया है वो गलत कहा है और हमें बोलने में कोई वो नहीं है। अब वो क्या करते हैं? सवाल है जयंत जी, हाँ। एक ही सवाल है, एक सेकंड। ओके, शिवसेना क्या जातिगत जनगणना के साथ है? देखिए, अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे, प्रबोधनकर ठाकरे जी जो बाला साहेब जी के फादर थे, उन्होंने सावरकर जी के साथ भी काम किया है टू मूव टुवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी, कि कास्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू पहले हैं, पहले इंडियंस, हिंदूज, कास्ट की राजनीति बंद होनी चाहिए, ये हमारा बिलीफ रहा है। तो रही बात जातीय जनगणना की, अब पॉलिटिक्स जो हो रही है पूरी जाति अनुसार हो रही है, पर मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जाऊंगी। जो सोशल वेलफेयर बेनिफिट स्कीम्स बनी हैं, अगर सेंसस आता है बताता है किन पिछड़े वर्गों को चाहिए, SC ST को ये मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, तो बिल्कुल उसमें गलत क्या है? अब मैं इस शो के आखिरी पड़ाव पे आ रहा हूं, एक और रैपिड फायर है, उसमें लास्ट है ये, लेकिन इसमें आपके सामने वो कैमरा है प्रियंका जी, बोलना नहीं है, ये प्ले कार्ड है, यस या नो, और नहीं है तो पास आप कर सकते हैं। Okay. दिस इज द लास्ट रैपिड फायर। जरा जोरदार तालियां हो एक बार। एक मिनट हर्षवर्धन जी, मेरा पहला सवाल प्रियंका जी आपसे ये है, कोशिश करेगा यस या नो में जवाब जरूर देने की। 2024 में देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होना चाहिए, यस या नो? यस मैम कैमरे पे, कैमरे पे, हाँ थैंक यू। कैमरा ठीक है, ओके। मेरा दूसरा सवाल, दूसरा सवाल प्ले ऑन करिए। दूसरा सवाल यह है, 2014 में बीजेपी का साथ देना शिवसेना की भूल थी, यस या नो मैम? 2014 में, हाँ। नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा। शिवसेना दिखाइए जरा, शिवसेना भविष्य में एनडीए का हिस्सा नहीं होगी, यस या नो? मेरा तीसरा सवाल आपसे यह है, प्ले ऑन करिए जरा इसको यहां पर, मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए, यस या नो? ओके, ये बाला साहब का स्टेटमेंट था। पता है, बिल्कुल मुझे पता है। ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा। अगला सवाल, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यस या नो? ये क्योंकि फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, मैं इस पे कोई वोट नहीं देना चाहूंगी। ठीक है, ओके, प्ले ऑन करिए। नेक्स्ट सवाल दिखाइए जरा, तालियां हो जोरदार जरा। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं? वो मैं ईडी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं तो मैं नहीं बोल सकती हूं, वो बीजेपी जवाब देगी। आप उन्हें भ्रष्टाचारी मानती हैं कि नहीं मानती? मैं फिर से कहूंगी, मैं ईडी नहीं हूं, ना मेरे पास इन्वेस्टिगेशन तो ये पास है। पर खुद उनकी सुप्रिया सूले जी ने पार्लियामेंट में कहा है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कल ही शुरुआत कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा। अगला सवाल, कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाना गलत था,
नो। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। आपने सभी सवालों का जवाब दिया और एक पर्सपेक्टिव क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।